हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन लोधी है और मैं आपको स्वागत करता हूं जॉब्स एंड टेक इन्फो यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि गाइस आपको पता ही होगा कि एसएससी सीएचएसएल जॉब नोटिफिकेशन कब की आ चुकी है और इसकी लास्ट डेट 15/12/2020 है, जो कि कुछ दिनों में आने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें होती हैं और इसमें अगर आप उन पोस्टों पर कार्यरत होते हैं तो उनमें आपको क्या सैलरी मिलती है। आपको इस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड आपको सिलेबस बताऊंगा कि क्या सिलेबस होता है, और भी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यह एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है और इसमें आप डेट्स देख रहे होंगे। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। जैसे कि फॉर्म की आप आखिरी डेट तो मैंने आपको बता दी है, जो कि 15/12/2020 है। और लास्ट डेट जो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की है वह 17/12/2020 है। जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूँ, ये 17/12/2020 रात के 11:30 बजे तक आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि दोस्तों ये फॉर्म जो है 15 तारीख से पहले पहले आप भर लीजिए। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की फॉर्म भरना चाहते हैं और जो एसएससी की पेपर पहले देख चुके हैं, उनको अभी तक मतलब उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो वो फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि लास्ट में यहाँ होता है कि साइट हैंग हो जाती है, क्रैश हो जाती है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक आता है उस टाइम कैंडिडेट्स का फॉर्म सबमिट होता है, फॉर्म फ़ीस सबमिट होती है, तो इसलिए ठीक है। उस टाइम बहुत दिक्कतें आती हैं कि किसी का फॉर्म सबमिट नहीं होता है, किसी का फ़ीस सबमिट नहीं होती है, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जब मैंने पिछले साल इसका फॉर्म भरा था तो मेरे फ़ीस जो थी वो सबमिट नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले भरना शुरू करा था और शाम को भर रहा था मैं, तो उस टाइम ट्रैफिक बहुत था, मेरी फ़ीस अटक गई थी। तो मेरी अगले दिन शाम को मेरा मैसेज आया था कि आपके बैंक से पैसे कट चुके हैं, और फिर मेरे को एक और मैसेज आया था जो एसएससी का था कि आपकी फ़ीस सबमिट हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसी दिक्कतें आपको ना आए, तो इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि 15 तारीख से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं नीचे ले चलकर आपको पोस्टें बता देता हूँ, इसमें पोस्टें कौन कौन सी होती हैं। इसमें पहली पोस्ट जो होती है वह लोअर डिवीज़न क्लर्क की होती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की होती है। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरी आपकी जो पोस्ट होती है वह पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की होती है। और जो तीसरी होती है वह डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की होती है, जो कि कैंडिडेट्स द्वारा ज़्यादा प्रेफर करी जाती है। सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट पे जो पोस्ट रखते हैं वह डाटा एंट्री ऑपरेटर ही होती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अब नीचे ले चलकर बता देता हूँ कि इन पोस्टों पर अगर आप कार्यरत होते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे पैराग्राफ 1.1 में कि लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जैसे की लेवल 2 की सैलरी मिलती है इनको, जो कि 19,900 से 63,200 होती है। और पोस्टल असिस्टेंट की या सॉर्टिंग असिस्टेंट की लेवल 4 की होती है, जिसमें आपको 25,500 से 81,100 मिलते हैं। या डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो होती है वह भी 25,500 से 81,100 तक आपको सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको नीचे ले चलकर बताता हूँ कि इसमें क्या स्कीम होती है एग्जामिनेशन की, कैसे क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 13वां पैराग्राफ है। 13.1 में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट जो होता है वो आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर पे होता है, आपको सबको पता ही होगा। और जो दूसरा होता है टीयर सेकंड, वह डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि आपका पेन और पेपर से लिया जाता है। इसमें आपको रिटन पेपर होता है, जिसमें आपको लेटर और ऐसे लिखना होता है। और जो तीसरी जो आखिरी चरण होती है इसकी एग्जामिनेशन की, वह टीयर थर्ड है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। आपका टाइपिंग देखी जाती है कितनी फास्ट आप टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड पे। और मैं दोस्तों यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपको अगर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो चलता है, वो ऐसी बात नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका। ठीक है दोस्तों। और आपकी जो टाइपिंग है वह थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, एडवांस होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए, कि आप 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग कर पाएँ। या इससे ज़्यादा भी आप करते हैं तो आपको
बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 वर्ड से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग का ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको नीचे ले चलकर इसका सिलेबस बता देता हूँ कि आपका क्या क्या आता है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मिनिमम 25 नंबर के क्वेश्चन आपको ठीक करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड में आपका जनरल इंटेलिजेंस होता है, जिसमें आपको 25 मिनिमम लाने होते हैं, 50 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। आपका जो तीसरा है वह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जिसमें आपका वही है, इन चारों में 50 क्वेश्चन होते हैं और 25 मिनिमम आपको मार्क्स कैरी करने होते हैं। चौथा होता है जनरल अवेयरनेस, जो कि आपको पता ही होगा, जीके वगैरह ये और रोज़ की जो खबरें होती हैं वही आती हैं जनरल अवेयरनेस में, तो उसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं और 25 आपको मिनिमम कैरी करने होते हैं। जैसे कि आप साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर 60 मिनट्स जो होता है वह 60 मिनट आपको मिलते हैं पेपर के लिए, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन्स में से आपको मिनिमम 100 नंबर के क्वेश्चंस या 100 नंबर लाने होते हैं 200 नंबर में से। ठीक है दोस्तों, और 80 मिनट्स जो होते हैं वो AWS PWD और हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए होता है 80 मिनट्स। ठीक है, आपके लिए सिर्फ 60 मिनट्स ड्यूरेशन होता है पेपर के लिए। ठीक है, फॉर ऑल पार्ट्स जो 3 टीयर की होती है सब में 60 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं नीचे ले चलकर आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, जैसे कि 13.5.2 में पैराग्राफ में आप देख रहे होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग लिखी हुई है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स की होती है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आप अगर एक आंसर गलत करते हैं, आपने 2 सही करे, जैसे कि आपने 2 सही करे और आपने एक गलत कर दिया उसमें से, तो आपके 0.50 मार्क्स उसमें से कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आपको वह क्वेश्चन आता है तो ही करिएगा, अगर आपको डाउट है या बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0.1 0.2 0.3 नंबर से भी बच्चे रह जाते हैं। आप समझ रहे होंगे क्या महत्वपूर्ण होता है इसमें 0.50 मार्क्स ना कटना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको नीचे ले चलकर और कुछ बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप ये वाला पैराग्राफ देख रहे होंगे, इसमें क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा था पहले ही कि आपकी टाइपिंग जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, और मतलब थोड़ी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि डाटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो जिसमें। तो इसमें क्या है ये सब मैं बता देता हूँ आपको। 8000 की डिप्रेशन देने होते हैं 1 घंटे में। आपका जो टेस्ट होता है कंप्यूटर पर, उसमें 8000 की डिप्रेशंस देने होते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको नीचे ले चलकर बताता हूँ कि आपके जो LDC JSA एंड पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में जो होता है वह क्या उसमें टाइपिंग टेस्ट कैसा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टाइपिंग टेस्ट होता है। DEO में भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें उसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है। उसमें तो 8000 पर आवर देना पड़ता है आपको की डिप्रेशन कंप्यूटर पर, लेकिन इसमें आपको इंग्लिश में जैसे कि आप देख सकते हैं 35 वर्ड्स पर मिनट का आपको और वो देना पड़ता है, टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम 40 ही मांगते हैं वो लोग। ठीक है दोस्तों, और आपको हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट का वो देना, 35 से 35 वर्ड पर मिनट का देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में आपके 10,500 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए और हिंदी में 9000 की डिप्रेशन होनी चाहिए आपके हिंदी में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको नीचे ले चलकर और कुछ बताता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको जो पैराग्राफ दिखा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो आपका आईडी कार्ड ले जाना है वह कौन कौन से ले जाने हैं। ठीक है, आपको अगर आईडी कार्ड ले जाना है तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए ई आधार का, तो आप वो ले जा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल। आप एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट अब आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसका आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं डिस्चार्ज हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस से, आप उसका एक पर्ची बनती है वो ले जा सकते हैं। एनी अदर फोटो बीइंग वैलिड आईडी कार्ड इश्यूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट या स्टेट लेवल से कुछ करते हैं तो आप उसका आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स भी ले जानी होती हैं। कम से कम 5 फ़ोटोग्राफ ज़रूर ले जाइएगा। इसमें 2 ही लिखी हुई है, लेकिन आप 5 ज़रूर ले जाइएगा क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं नीचे ले चलकर आपको बताता हूँ।
जैसा कि आप ये वाला पैराग्राफ देख रहे होंगे, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या क्या लगता है आपका। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कलर्ड होनी चाहिए, कलर फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, तो वह लगती है। कम से कम आप 5 ले जा लीजिए, ठीक है। और आपको मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है, जिसमें आपकी कॉपीज़ लगती हैं और ओरिजिनल भी आपकी देखी जाती है। तो मैं आपको यही सुझाव देना चाहता हूँ कि आप एक फ़ाइल बना लीजिए जिसमें ओरिजिनल और उसकी सारे की फ़ोटो कॉपीज़ करवा लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ़ाइल उसको डाल दीजिएगा कॉपी, ठीक है। अब मैं नीचे ले चलकर आपको एक और बात बताता हूँ कि जिसका कास्ट सर्किट सॉरी गाइस जिसका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वह कास्ट सर्टिफिकेट लगाएगा, और जिसका निवास प्रमाण पत्र, इसका इंग्लिश में नहीं आ रहा है अभी मेरे को नाम, लेकिन जिसका निवास प्रमाण पत्र लगेगा और जिसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा उसका निवास का भी लगेगा, तो निवास का भी लेकर जाना, ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों इसमें यही जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और सॉरी जो बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही है, और मेरे को थोड़ा बोलना भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए सॉरी गाइज़। और गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो में कमेंट भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यह इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।